हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशो। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से कंटेंट्स की स्टडी हमें करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस, एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस, classification or types of ratios, then liquidity ratio, then solvency ratio, then activity ratio, then last is profitability ratio। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए? जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको अगर किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो ये प्रोवाइड करवाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन रेशो एनालिसिस क्या करते हैं? तो रेशो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस करना है तो विद द हेल्प ऑफ रेशो एनालिसिस आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्वेंसी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अगर आपको चेक करना है तो वो पॉसिबल किससे है? वो है रेशो एनालिसिस से। अब आते हैं मीनिंग ऑफ रेशो एंड अकाउंटिंग रेशो। तो अब मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग क्या है? अर्थमेटिक, जो एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट आइटम। मींस रेशो एनालिसिस हमें क्या बताता है? दो जो रिलेटेड नंबर हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट हैं, उन नंबर का अर्थमेटिकली जो एक्सप्रेशन है वो शो करता है रेशो एनालिसिस। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आर एन एंथोनी ने क्या डेफिनेशन दी हुई है कि अ रेशो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर, मींस इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू अदर। कहने का मतलब यह है कि जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है रेशो। अब दूसरा जो है, विक्सन ने क्या डेफिनेशन दी हुई है कि अ रेशो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। मींस जो भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हैं दो नंबर्स में, उसको कैलकुलेट करता है क्या? रेशो। अब हम आते हैं अकाउंटिंग रेशो। तो अकाउंटिंग रेशो क्या है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जो रेशो कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मींस हमारे अकाउंट से रिलेटेड, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी हम रेशो एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उससे हम जो भी रेशो एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशो। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग रेशो, कौन कौन सी मेथड होती हैं? एक तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग रेशो है वो प्रोपोर्शन और प्योर रेशो में फाइंड किए जाते हैं। प्रोपोर्शन में मींस इनके आंसर जो है वो प्रोपोर्शन में आते हैं, और इनको सिंपल रेशो भी बोला जाता है। जैसे इनके जो आंसर हैं ये आपको 2:1 मींस एक प्रोपोर्शन नेट नंबर में आए हैं, इसलिए इनको प्रोपोर्शन और प्योर रेशो और सिंपल रेशो भी बोला जाता है। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि आपको करंट रेशो अगर फाइंड करना है, और करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो किसी भी बिजनेस की अगर करंट एसेट्स अगर यहां दी हुई है जो 2 लाख रुपीस है, और करंट लायबिलिटी जो गिवन है वो है 1 लाख रुपीस, तो जब आप 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो जो रेशो फाइंड आएगा वो एक प्रोपोर्शन नंबर में होगा। और ये जो है ये प्रोपोर्शन और प्योर और सिंपल रेशो है। सेकंड जो है, कई रेशोस के जो आंसर हैं वो टाइम्स में आते हैं। टाइम्स में इनके आंसर क्या होते हैं? एक्सप्रेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो अगर आपको फाइंड करना है तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का जो आंसर है वो टाइम्स में आएगा। मींस हमको ये बताया जाएगा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंटरी का जो अगर हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज इन्वेंटरी से कितने टाइम्स ज्यादा है? 2 टाइम्स ज्यादा है। तो हमें ये रिजल्ट शो करता है ये रेशो।
अब जैसे इस क्वेश्चन में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो आपको फाइंड करना है। एवरेज इन्वेंटरी है 2 लाख रुपीस की और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख रुपीस का। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 4 लाख रुपीस और एवरेज इन्वेंटरी हो गई 2 लाख रुपीस। तो जो आंसर आ रहा है टू टाइम्स मींस कि यहां पर जो है क्लोजिंग इन्वेंटरी 2 टाइम्स कम है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज इन्वेंटरी से 2 टाइम्स ज्यादा है। ये हमको इसके रिजल्ट से पता चल रहा है। देन है ऐसे रेशोज जिनके आंसर परसेंटेज में आते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है बिजनेस का उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल के साथ जो नेट सेल है उसके साथ कितना परसेंट बन रहा है। अगर हम 4 लाख रुपीस की सेल कर रहे हैं और अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का 1 लाख है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इस सेल का कितना परसेंट है, ये शो करता है हमको परसेंटेज रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल बोलते हैं। तो हमने देखा कि हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख किया, तो ये आंसर पता चल रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है 25%। देन ऐसे रेशोज जिनके आंसर फ्रैक्शन में आते हैं वो फ्रैक्शन रेशो होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टोटल एसेट्स किसी भी बिजनेस की वो दी हुई है 10 लाख रुपीस है और उसी टोटल एसेट्स में से जो नॉन करंट एसेट्स है वो कितना है 8 लाख रुपीस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नॉन करंट एसेट्स है टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन है। तो ये है 8 लाख हो गई हमारी नॉन करंट एसेट्स और 10 लाख हो गई हमारी टोटल एसेट्स। तो अगर हम इनका फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये आता है 4/5। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि जो नॉन करंट एसेट्स है वो टोटल एसेट्स का 4/5 है। देन ऑब्जेक्टिव्स, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे रेशो एनालिसिस के। रेशो एनालिसिस क्या करता है टू लोकेट द एरिया ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन, मींस हमको बिजनेस का ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है वो हम रेशो एनालिसिस कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा वीक पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एरिया which can be improved with the effort in the desired direction, means हमको ये डिटरमाइन करना कि पोटेंशियल एरिया कौन सा है जहां पर हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो हम रेशो एनालिसिस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं और उस एरिया को क्या कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं। देन टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी लेवल ऑफ द बिजनेस, ये पॉसिबल होता है सिर्फ रेशो के एनालिसिस से कि हम किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, सॉल्वेंसी को और एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करना है या तो दो फर्म का है या कंपनी के इंटरनल चेंजेस का है तो ये सब आप है ना रेशो एनालिसिस से कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट एंड प्रिपेयरिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर, मींस आपको फ्यूचर के लिए अगर कोई प्लान प्रिपेयर करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपको रेशो एनालिसिस से मिल जाती है। देन एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हेल्प इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है कि इट हेल्प बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उससे से ही हम क्या निकालते हैं रेशो एनालिसिस निकालते हैं। तो वो हेल्प करता है किसकी, बैंकर्स की, इन्वेस्टर्स की जो कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो ये सब है ना उस रेशो एनालिसिस के जो भी रिजल्ट आते हैं उनको देखकर ये एनालिसिस कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लेता है कॉम्प्लेक्स फिगर को, मींस रेशो एनालिसिस क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उनको सिंप्लीफाई कर देता है।
हेल्प इन जजिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जज करना है कि सॉल्वेंसी रेशो क्या है, लिक्विडिटी रेशो क्या है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है बिजनेस का, तो आप ये रेशो एनालिसिस से कर सकते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, अगर आपको इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना है या इंटर फर्म कंपैरिजन करना है, मींस इंट्रा मींस क्या होता है, फर्म के अंदर का एनालिसिस, और इंटर फर्म का मतलब होता है दो फर्म के बीच में एनालिसिस। अगर आपको करना है तो वो रेशो एनालिसिस से कर सकते हैं आप। हेल्प इन वीक एरिया ऑफ द बिजनेस, मींस कि अगर जो भी वीक एरिया है उसमें आपको अगर इंप्रूवमेंट करना है तो पहले तो आप वीक एरिया का एनालिसिस करेंगे रेशो एनालिसिस से, देन उसके बाद वीक एरिया को आप इंप्रूव कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, कि जो फ्यूचर में क्या प्लानिंग बनानी है, कौन सा एरिया वीक है, उस पर कैसे काम करना है, फोरकास्टिंग करके आप है ना ये रेशो एनालिसिस से मैनेज कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। लिमिटेशन क्या होती है, कुछ लिमिटेशन है, जैसे फॉल्स रिजल्ट इन केस ऑफ फॉल्स अकाउंटिंग डेटा। अगर आपको फॉल्स अकाउंटिंग डेटा मिला है तो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी डेटा होता है उसी से रेशो एनालिसिस कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही डेटा फॉल्स है तो जो रेशो एनालिसिस से जो भी आंसर आएंगे वो भी क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, उनकी एक्यूरेसी जो होगी वो 100% जेन्युइन नहीं होगी। इग्नोर क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, ये क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं सब वो मॉनेटरी होते हैं, मींस पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, इसलिए हम उनका रेशो एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, क्या होता है कि हम जो डबल एंट्री सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है, स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी प्राइस में चेंजेस होते हैं ना उनको नहीं लिया जाता, एक स्टेबल प्राइस को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं और उसी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, रेशो एनालिसिस। तो हम इग्नोर करना पड़ता है हमको प्राइस लेवल में जो चेंजेस हुए हैं, जो भी कमोडिटीज में, जो भी गुड्स में, जो भी कॉस्ट में चेंजेस हुए हैं उनको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि हम कौन सा प्रिंसिपल पर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल है स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। देन पर्सनल बायस मींस जो पर्सनल जजमेंट होता है किसी भी मैनेजमेंट का, अगर उसने कुछ इंटरफेरेंस किया हुआ है तो उससे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें भी क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव भी कर सकते हैं। जब इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा, रेशो एनालिसिस के भी आंसर क्या होंगे, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हमने डेटा या जो भी ट्रांजेक्शन है वो बढ़ा चढ़ाकर शो किए हुए हैं तो उससे रिजल्ट भी हमारा रेशो एनालिसिस का क्या होगा, रॉन्ग आएगा। अब आते हैं इसके बाद डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या होता है जब दो फर्म अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती हैं तो उनमें कंपैरिजन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो उनसे उनके कंक्लूजन भी निकालना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रेशो में, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशो। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशो, देन सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो हमें ये टाइप्स ऑफ रेशो में वन बाय वन हम इन सब रेशो की स्टडी करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रेशो में अभी हमने देखा, फर्स्ट रेशो था हमारा लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो ये बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी है, मींस कि कंपनी अपनी करंट एसेट्स या लिक्विड एसेट्स से अपनी जो करंट लायबिलिटी है उसको कितनी जल्दी पे कर सकती है, ये आपको लिक्विडिटी रेशो से इसका एनालिसिस किया जाता है। अब आते हैं सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो क्या बताता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं कंपनी उनको कितनी जल्दी पे करेगी। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लोन लेकर बिजनेस करना अच्छा है या इक्विटी के साथ बिजनेस करना अच्छा है, तो ये सब हमको रिजल्ट मिलते हैं सॉल्वेंसी रेशो को कैलकुलेट करने के बाद। देन आते हैं एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो में जो भी कंपनी के रिसोर्सेस हैं कंपनी उनको कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है, ये सब आपको एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो से इनके रिजल्ट पता चलते हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट
की कंडीशन या लॉस की कंडीशन क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कैलकुलेट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे 4 रेशोस हैं उनमें हमें कौन-कौन से रेशोस की स्टडी करनी है। जैसे हम फर्स्ट लिक्विडिटी रेशो है, देन सेकंड सॉल्वेंसी रेशो है, थर्ड हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो है, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। तो हम लिक्विडिटी रेशो में सिर्फ हमारे पास 2 रेशो हैं, एक है आपका करंट रेशो, देन है क्विक रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में हमें 4 रेशोस की स्टडी करनी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, देन प्रोप्राइटरी रेशो जिसको इक्विटी रेशो भी बोलते हैं, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो, देन इन्वेंटरी। अब एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो में है, फर्स्ट हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो एंड लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देन प्रॉफिटेबिलिटी में आए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, देन नेट प्रॉफिट रेशो, देन लास्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको आरओआई भी बोला जाता है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले हमारा जो है लिक्विडिटी रेशो जिसमें हमें 2 रेशोस पढ़ने हैं, तो उस पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें 2 रेशो जो है, फर्स्ट है हमारा करंट रेशो है, देन क्विक रेशो, और क्विक रेशो को हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, देन एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है इसको। एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो और क्विक रेशो, ये इसके 3 नाम है। तो हमारा जो हम स्टार्ट करते हैं करंट रेशो, तो करंट रेशो का जो आइडियल रेशो माना गया है वो है 2:1। अब ये आइडियल रेशो होता क्या है, तो आइडियल रेशो ये बताता है कि ये 2 और 1 का मीनिंग क्या हुआ कि जो करंट एसेट्स है ये है 2 और जो करंट लायबिलिटी है वो है 1। इसका मतलब किसी भी बिजनेस में करंट एसेट्स अपनी करंट लायबिलिटी की अगर डबल है, मींस 2 टाइम्स है, तो ये जो कंडीशन है उस बिजनेस की एक आइडियल कंडीशन होगी। अब ये रेशो हमें क्या बताता है, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो दिस रेशो इंडिकेट्स द फर्म एबिलिटी टू मीट इन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑन टाइम, कि मतलब कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटी है, उसी को शॉर्ट टर्म बोला जाता है, क्योंकि ये लायबिलिटी हमें 12 महीने के अंदर या बिफोर द ऑपरेटिंग साइकिल हमें क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। तो इस लायबिलिटी को हम कितनी जल्दी अपनी करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके इनका पेमेंट कर सकते हैं, ये हमें करंट रेशो बताता है। It shows the number of times current assets are in excess of the current liability, मतलब कि करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटी के कितने टाइम्स है, तो ये हमेशा 2 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए किससे, करंट लायबिलिटी से। देन क्विक रेशो और लिक्विड रेशो और एसेट टेस्ट रेशो का आइडियल रेशो है 1:1, मींस कि जो हमारी लिक्विड एसेट्स हैं, जो हमारी क्विक एसेट्स हैं, वो करंट लायबिलिटी के क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मींस अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीस है तो आपकी जो लिक्विड और क्विक एसेट्स है वो भी 1 लाख रुपीस होनी चाहिए। अब ये क्या बताता है, ये रेशो बताता है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी मीट इट्स करंट लायबिलिटी इमीडिएटली, मींस कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को इमीडिएटली पे कर सकते हैं कि नहीं, इन एसेट्स को सेल करने के बाद या इन एसेट्स से पैसा कलेक्ट करने के बाद। ये रेशो हमें ये बताता है। It is the better measure of liquidity as it considered only those assets which can be easily converted into cash, मतलब लिक्विड एसेट्स में हम वो एसेट्स लेते हैं जो इजीली क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स में हमें वो एसेट्स ली जाती हैं जो इजीली क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हमको ज्यादा टाइम ना लगे। अब हम ये देखते हैं कि करंट एसेट्स में हम कौन कौन सी एसेट्स को काउंट करते हैं। तो करंट एसेट्स में आती हैं करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेंटरीज आएगा। तो अब जो इन्वेंटरीज है ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लूज टूल्स नहीं लेना है, स्पेयर पार्ट्स नहीं लेना है, ये दोनों को आप छोड़ देंगे तो इन्वेंटरीज, हर तरीके की इन्वेंटरीज, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो या वर्क इन प्रोग्रेस की हो या फिनिश्ड गुड्स की हो, वो इन्वेंटरीज काउंट की जाएगी, लेकिन लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स जो है वो आपको छोड़ना है। देन करंट एसेट्स में आएगा ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल में डेटर्स आते हैं और बिल रिसेबल आता है।
अब अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है जो कि डेटर से रिलेटेड होता है, ये हमारे डेटर्स की अमाउंट को क्या करता है, कम कर देता है। अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है तो आप इसको उस डेटर के अमाउंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब उस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आने वाला है, कैश इन हैंड आने वाला है, कैश एट बैंक आने वाला है, चेक्स आने वाले हैं, ड्राफ्ट्स आने वाले हैं, ये सब आएंगे आपके करंट एसेट्स में। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, या एडवांस टैक्स है, तो वो आ जाएंगे आपके। तो ये सब हो जाएंगे आपकी करंट एसेट्स। देन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज में आएगा जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो भी 12 महीने के अंदर या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल अगर इनका पेमेंट है तो वो सब शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ जाएगा। देन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स आता है और बिल्स पेबल आता है। अदर करंट लाइबिलिटीज में जैसे आप करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो भी कंपनी के लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं जैसे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में से कुछ पोर्शन जो लॉन्ग टर्म है उनमें से कुछ पोर्शन अगर कंपनी विद इन द 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल उनका पेमेंट करती है तो ऐसी लाइबिलिटीज को बोला जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये भी करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होता है। इंटरेस्ट अगर एक्रूड है अभी बट नॉट ड्यू है, मींस एक्रूड तो हो चुका है लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, या इंटरेस्ट एक्रूड है और ड्यू भी हो चुका है, तो ये भी करंट लायबिलिटी में ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, अनक्लेम डिविडेंड मींस ऐसा डिविडेंड जो अभी तक क्लेम के लिए नहीं आ पाया है और कंपनी ने उसका पेमेंट नहीं किया है, ड्यू है। कॉल्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएगा जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, ये सब करंट लायबिलिटी है। देन क्विक और लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, तो क्विक और लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला बनता है कि जो भी ये करंट एसेट्स है ना, ये करंट एसेट्स में से अगर आप है ना इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, मींस जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं प्रीपेड से रिलेटेड, तो जब हम इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को क्या करते हैं इस करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस बचता है वो होती है क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल उसका फॉर्मूला बनता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कि किसी भी फॉर्म की करंट एसेट्स क्या है जो हमने ये थी, और करंट लायबिलिटी ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है वर्किंग कैपिटल। देन अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि ये रेशो कैसे कैलकुलेट होते हैं। आपको करंट रेशो निकालना है, देन लिक्विड रेशो निकालना है। आपको इंफॉर्मेशन है कि करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है और डेटर्स गिवन है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि करंट एसेट्स ही आपके क्वेश्चन में पूरी दे दी है और उसके बाद भी आपको स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है और उसके बाद डेटर्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो आप ये ध्यान रखना है कि अगर करंट एसेट्स का टोटल अमाउंट अगर आपके क्वेश्चन में है तो और अलग से भी अगर आपको कोई एसेट्स मिल रही हैं तो इन एसेट्स को ना इसी जो 80,000 का जो अमाउंट है जो करंट एसेट्स का है इसमें इंक्लूड माना जाएगा। तो आपको अलग से अब और इंक्लूड नहीं करना है, मींस जो करंट एसेट्स गिवन है उसी में स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेटर्स की अमाउंट ऑलरेडी इसमें पहले से ही जुड़ी हुई है। अब हम करंट लायबिलिटी दी हुई है, अब हम यहाँ पर करंट रेशो निकालते हैं, देन उसके बाद लिक्विड रेशो निकालेंगे। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स तो दे दिए हैं 80,000 रुपीज ये दिए हैं और करंट लायबिलिटी भी दी है कितनी 50,000 रुपीज। तो 80,000 से 50,000 का जो फ्रैक्शन है जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो प्रोपोर्शन आ रहा है, तो वो आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि ये 40 जो कॉमन है वो कैंसिल कर दिया, फिर 8 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये 1.6:1 आ गया। तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या आया 1.6:1। इसका मतलब है कि 1.6 टाइम्स ज्यादा है करंट एसेट्स किससे, करंट लायबिलिटी से। और जो दूसरा हमारा है वो है लिक्विड
रेशो, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड और क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपके क्वेश्चन में लिक्विड और क्विक एसिड्स गिवन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था कि करंट एसिड्स में से अगर हम स्टॉक मींस इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को अगर हम प्लस करके, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर हम किससे माइनस कर दें, करंट एसिड से अगर माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस अमाउंट बचता है उसी को क्विक एसिड्स बोलते हैं और उसी को लिक्विड एसिड्स बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जो करंट एसिड्स का टोटल था वो 80,000 गिवन था, उसमें से स्टॉक की जो अमाउंट है वो है कितनी, 25,000 रुपीज, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो है कितना, 5,000 रुपीज। तो ये दोनों को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो ये हो गया 30,000 रुपीज, और 80 में से इसको माइनस कर दिया तो रिमेनिंग बचा 50,000 रुपीज। तो अब हमारे पास जो लिक्विड एसेट्स आ गई वो 50,000 और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी हमको पहले से ही पता है 50,000 है, तो ये जो रेशो आया ये 1:1 है। अब आते हैं सेकंड रेशो में, और वो हमारा रेशो है सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो में कौन कौन से रेशोज हमें पढ़ने हैं, तो सबसे पहले है हमारे पास डेब्ट टू इक्विटी रेशो, जिसका आइडियल रेशो होता है 2:1। इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। ये रेशो हमें क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट्स करता है द एक्सटेंट टू द विच द इंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फंड फॉर इट्स बिजनेस, कि हमारा जो बिजनेस है वो एक्सटर्नल फंड पर कितना डिपेंड है, ये हमें शो करता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। कि डेब्ट का मतलब क्या हुआ, बाहर का लोन, और इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि जो ओनर्स ने जो भी पैसा लगाया हुआ है, इन दोनों के बीच हम क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, मींस इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं कि बाहर से हमें कितना पैसा लेकर बिजनेस चलाना है और खुद से कितना पैसा लगाकर बिजनेस चलाना है। तो इसका आइडियल रेशो क्या बताता है, 2:1। इसका मतलब हम बाहर से अगर 2 रुपए लोन ले रहे हैं तो हमें खुद के पास से 1 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो हमारा अगर लाइबिलिटी 2 रुपए की बन रही है तो हमारा जो इंटरनल फंड है वो 1 रुपीज का है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाती है कि अगर आप बाहर से 2 रुपीज का लोन लेकर और खुद की तरफ से 1 रुपीज लगाकर बिजनेस आप कर सकते हैं, और ये कंडीशन बिजनेस के लिए बहुत सही है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, अब आते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। ये फॉर्मूला बताता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं कि दिस रेशो मेजर्स द एक्सटेंट टू द विच डेब्ट इज कवर्ड बाय द एसेट्स। मतलब हमने जो बाहर से लोन लिया है ये कितना कवर्ड है हमारी एसेट से। मींस अगर हमने 2 लाख रुपीस का बाहर से लोन लिया है तो हमारी एसेट्स हैं क्या उतनी कि हम इस लोन का पेमेंट कर देंगे, ये रेशो हमें ये बताता है। और हाई रेशो मींस हायर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर्स, मींस जिन्होंने लोन दिया हुआ है ये रेशो जितना हाई आता है ये उतना अच्छा होता है जो कि उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग लोन दे रहे हैं उनके लिए। थर्ड है हमारा प्रोपराइटरी रेशो। तो ये रेशो में हम क्या बताते हैं कि जो प्रोपराइटर्स फंड है, मींस जो ओनर्स का फंड है, जो जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, उसका हम टोटल एसेट्स के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। ये रेशो हमें ये बताता है, मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स विच हैव बीन फंडेड बाय द ओनर। मींस की जो टोटल एसेट्स जो है बिजनेस की, उसमें कितना फंड है ना प्रोपराइटर का है, कितना फंडिंग करी है उन्होंने उस एसेट्स को परचेज करने में, प्रोपराइटर्स की फंडिंग कितनी है और शेयर होल्डर्स की फंडिंग कितनी है, ये हमें ये रेशो बताता है। हाई रेशो मींस द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स हैज बीन फाइनेंस्ड बाय इक्विटी और प्रोपराइटर्स। कहने का मतलब जितना ज्यादा ये इसका आंसर आएगा, जितना बड़ा इसका आंसर आएगा तो ये माना जाएगा कि उतना ही प्रोपोर्शन में टोटल एसेट्स के लिए फंडिंग किसने की है, प्रोपराइटर ने की है। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो में आते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इसका फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। मींस कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म डेब्ट लिया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, तो अपने इस प्रॉफिट से इस इंटरेस्ट को
कितनी बार पे कर सकती है या कितने टाइम्स पे कर सकती है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताता है। तो दिस रेशो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स। मींस कि आपका जो इंटरेस्ट है वो अपने प्रॉफिट से कितना कवर्ड है। अ हाई रेशो इज कंसिडर्ड बेटर फॉर द लेंडर्स। कहने का मतलब ये रेशो जितना ज्यादा हाई होगा उतना अच्छा लेंडर्स के लिए होगा जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है। ये समझ लेते हैं कि डेप्ट का मीनिंग क्या होता है, डेप्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, चाहे वो डिवेंचर्स में हो, मोर्गेज में हो, है ना, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ है, या पब्लिक का कोई डिपॉजिट है, तो ये सब जो है वो डेप्ट की डेफिनेशन में आएगा। मींस लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड प्रोविजन, और वारंटी क्लेम से रिलेटेड प्रोविजन। तो इसका फॉर्मूला बनता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन इक्वल टू डेप्ट। इक्विटी का मींस क्या होता है, इक्विटी बोलो या ओनर्स फंड बोलो, इसमें आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस, अब कैपिटल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो, तो इसका फॉर्मूला बनता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू इक्विटी। टोटल एसेट्स में चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो और उसके बाद करंट एसेट्स हो, तो जो बैलेंस शीट का जो एसेट साइड का जो पूरा टोटल होगा वो होगा टोटल एसेट्स, जिसमें हमें दो एसेट्स को इंक्लूड करना है। एक है आपकी नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है आपकी करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, वो आएंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा। करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल में डेटर्स भी आता है और बिल रिसेबल भी आता है। लेस हो जाएगा उसमें से क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर है तो वो डेटर्स के अमाउंट से माइनस करना है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा, देन अदर करंट एसेट्स में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, या कोई एडवांस टैक्स दिया हुआ है, तो ये सब को ऐड करने के बाद टोटल एसेट्स बनेगा। देन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, आफ्टर का मतलब है कि इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस हो चुके हैं, तो आपको ना अगेन उसको क्या करना है, प्लस करना है। क्या क्या माइनस हो चुके हैं, टैक्स माइनस हो चुका है इसलिए हम टैक्स को प्लस कर देंगे, और क्या माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे। यहां पर जो इंटरेस्ट की बात होगी ना, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट के इंटरेस्ट की बात होगी, और लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है, इस लॉन्ग टर्म बोरिंग से, मींस डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट हो सकता है, मोर्गेज लोन पर इंटरेस्ट हो सकता है, या बैंक से आपने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट हो सकता है, या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है तो वो हो सकता है। तो यहां इंटरेस्ट की बात होगी लॉन्ग टर्म डेप्ट से, जो कि कंपनी ने लोन लिया है और उस पर कंपनी को पे करना है। अब हम इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, आपको डेप्ट रेशो निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो निकालना है, देन प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, लैंड गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, 8% डिवेंचर्स है, कैपिटल रिजर्व है और सरप्लस है। देन डेप्ट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट रेशो इक्वल टू क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट का मीनिंग क्या होता है, जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है उनको प्लस करके ही डेप्ट बनता है। तो यहाँ डेप्ट का मीनिंग क्या हुआ, डिवेंचर्स, क्योंकि कंपनी ने ये इशूड किए होंगे तो कंपनी को इनका पैसा पे करना है। तो ये 3 लाख रुपीस का आपको डिवेंचर्स गिवन है। एक अकेला ही एक इस ट्रांजेक्शन पूरे क्वेश्चन में एक ही अकेला ट्रांजेक्शन है और वो है डिवेंचर्स, तो इसको ही हमने डेप्ट बना लिया है, 3 लाख रुपीस का हो गया है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, यहाँ इक्विटी का मतलब होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो गिवन है आपके क्वेश्चन में 10,50,000 जो हमने ले ली। कैपिटल रिजर्व गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व गिवन है आपके क्वेश्चन में 2,40,000 का, वो ले लिया, और सरप्लस भी गिवन है आपके क्वेश्चन में और वो माइनस में है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये कंपनी को लॉस हुआ है
इसलिए देखो ये प्लस होता है लेकिन माइनस में होने के कारण ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हमने इनको फाइनल प्लस और माइनस करके आंसर निकाल लिया है 12,60,000। अब हम डेप्ट रेशो निकालते हैं। तो डेप्ट हमारा कितना आया था, 3 लाख रुपीस आया था और इक्विटी कितनी आई, 12,60,000। तो ये जो हमारा आंसर बन रहा है 0.23:1। देन उसके बाद हम टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स का डेप्ट के साथ रिलेशनशिप। अब हम टोटल एसेट्स की बात करें तो आपके इस क्वेश्चन में एक तो लैंड गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है। तो 4 एसेट्स दी हैं। तो जो 4 एसेट्स हैं इनको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो वो हमारी टोटल एसेट्स बन जाएगी। तो ये चारों एसेट्स को हमने क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। तो ये हमने प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया है 4,80,000 रुपीज। तो हमने 4,80,000 रुपीज यहाँ लिख लिया है। अब इसके बाद है ना टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो जो आ रहा है वो 4,80,000 हमारी टोटल एसेट्स हो गई, और डेप्ट हमें पता था कितना गिवन है, 3 लाख रुपीज। तो हमारा जो आंसर बन रहा है 1.6:1। देन अब प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड और इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो आपने ये प्रोप्राइटर्स फंड भी पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। ये आप देखेंगे तो इक्विटी मींस प्रोप्राइटर फंड, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो इक्विटी हमारी आ गई थी 12,60,000 जो कि हमने यहां से ट्रांसफर किया है। ये 12,60,000 है, ये हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया है 12,60,000 को, ये हमारी इक्विटी हो गई है। ठीक है, देन टोटल एसेट्स भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। टोटल एसेट्स हमारी आई थी 4,80,000। तो 4,80,000 ये हमारी टोटल एसेट्स हो गई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर देंगे। तो 12,60,000 हमारा प्रोप्राइटर्स फंड हुआ और टोटल एसेट्स कितनी हुई, 4,80,000। तो ये जो आंसर आ गया है 2.625:1। देन अब हमारा थर्ड रेशो है एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो, इसमें हमें 4 रेशोस पढ़ने हैं। पहला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो ये रेशो क्या बताता है, ये शो करता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, अगर जो जिसको हम नेट सेल बोलते हैं, उसको अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्ट करना है तो अपनी इन्वेंटरी को कितने टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा। तो ये जितनी बार रोटेट होगी, जितना हाई ये रेशो होगा, ये उतनी ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, सेल होगी। ये हमें ये रेशो बताता है। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या बताता है, इट इंडिकेट्स एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू टू ट्रेड रिसीवेबल। मींस कि जो ट्रेड रिसीवेबल है, जिनसे आपको पैसा लेना है, उनसे कलेक्शन का जो अमाउंट है वो कितनी जल्दी हमको मिल जाएगा। A high ratio indicates shorter collection period, मींस कि जितना हाई ये रेशो होगा उतनी जल्दी आपको अपने ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट मिलने की उम्मीद होगी। और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो में हम क्या बताते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिनको हमें पे करना है, तो हम उनको कितनी फास्ट, कितना स्पीड से पेमेंट कर सकते हैं। ये रेशो जितना हाई आता है उतनी जल्दी हम अपने क्रेडिटर्स पेमेंट कर सकते हैं। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट का मतलब उधार, जो भी उधार सेल है वो आएगी यहां पर, और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस होगा कॉर्फो, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉर्फो बोलते हैं। कॉर्फो का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग होता है नेट सेल से, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट से, कि जो गुड्स है जिसको हम सेल करने के लिए रखा हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन इसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस आरएफओ, जो हमारी नेट सेल है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने। रेशो हमें बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द वर्किंग कैपिटल हैज बीन रोटेड इन प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस जो हमारी सेल है
उसको अगर हमें कितनी बार वर्किंग कैपिटल का रोटेट करना पड़ेगा, मींस जो हमारा करंट का पैसा है उसको हम कितनी बार रोटेट करें कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बढ़े। तो ये हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वर्किंग कैपिटल के साथ क्या बताता है, रेशो बताता है। अ हाई रेशो इंडिकेट एफिशिएंटली यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, मींस जितना ज्यादा बड़ा ये रेशो होगा, जितना ज्यादा ये हाई होगा, उतना अच्छा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसकी वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, इफिशिएंटली यूज हो रही है। अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि हमें कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो फॉर्मूले देखने हैं यहाँ पर। जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इसका एक फॉर्मूला होगा। अगर आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये है आपकी सेल, सेल में से सीधे सीधे आपने क्या माइनस कर दिया, प्रॉफिट, तो जो बचा वो आपकी कॉस्ट हुई, और उस कॉस्ट को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और सेल मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट मींस प्रॉफिट। देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक और फॉर्मूला है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो आप ये वाला फॉर्मूला ही पुट कर सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस net purchase of stock and trade plus direct expenses plus changes in inventories of finished goods, work in progress and stock and trade। इसके थ्रू इन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला पुट करके आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंटरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज इन्वेंटरी। देन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस क्या हुआ, क्रेडिट का मींस होता है उधार, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, उधार सेल। तो ये उधार सेल है, क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल के लिए आपके क्वेश्चन में हमें चाहिए है नेट सेल, नेट क्रेडिट सेल। तो ये क्या होगा, क्रेडिट सेल में से आपको ना सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिट सेल भी है और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है तो आप है ना क्या करेंगे, क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करके ही नेट क्रेडिट सेल मींस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक और फॉर्मूला है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल माइनस क्या करना है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल को भी माइनस कर देना है और सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना है। तो जो टोटल सेल है, अगर मान लीजिए 100 रुपए की टोटल सेल है, 100 रुपीज की टोटल सेल है, और आपके क्वेश्चन में 20 रुपीज की कैश सेल है, तो 20 रुपीज की कैश सेल, और अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न 5 रुपीज का है तो कैश सेल और सेल्स रिटर्न को प्लस करके हुआ 25। तो 100 में से 25 लेस होगा तो रिमेनिंग बचेगा 75 रुपीज। जो 75 रिमेनिंग बचा है ये होगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्रेडिट सेल। एवरेज ट्रेड रिसेबल का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसेबल। अब जो ट्रेड रिसेबल है ना, इसमें आपके डेटर्स और बिल रिसीबल आते हैं। तो ओपनिंग ट्रेड रिसेबल का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग डेटर से है और ओपनिंग बिल रिसीबल से है, तो ये होता है ओपनिंग ट्रेड रिसेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसेबल में दो एसेट्स को काउंट करना है, ओपनिंग डेटर्स को और ओपनिंग बिल रिसीबल को। क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल में क्या क्या आएगा, क्लोजिंग डेटर्स आएगा और क्लोजिंग बिल रिसीबल आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 2। तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और चाहे तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। और एवरेज अगर आपको कलेक्शन पीरियड निकालना है, अगर मंथ में निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, तो ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं इसलिए हम यहाँ 12 लेते हैं, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीबल टर्नओवर रेशो। तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीबल टर्नओवर रेशो, ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड को
मंथ में काउंट करने का फॉर्मूला। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो मंथ में आएगा कि कितने महीने में आपको अपने डेटर से पैसा रियलाइज्ड हो जाएगा। ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको डेज में निकालना है तो 365 हो जाएंगे। 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आएगा डेज में। इससे ये पता चलेगा कि आपको अपने डेटर से कितनी जल्दी या कितने दिनों में आपको उनसे पैसा रियलाइज्ड हो जा रहा है। देन आते हैं नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज क्या कैसे फाइंड होगा? ये होगा जो भी क्रेडिट परचेज होगा उसमें से आपको ना परचेज रिटर्न माइनस कर देना है। तो जो भी क्रेडिट मींस उधार जो भी परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न जो कि आपने किया हुआ है वो आप माइनस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो नेट क्रेडिट परचेज होगा। और नेट क्रेडिट परचेज का एक और फॉर्मूला है कि टोटल परचेज में से आपको क्या करना है, कैश परचेज और परचेज रिटर्न को माइनस कर देना है। अगर आपका टोटल परचेज गिवन है 100 रुपीज और कैश परचेज है 25 रुपीज, तो 25 भी माइनस कर देंगे और देन परचेज रिटर्न 5 रुपीज का है। तो जो टोटल आंसर बनेगा वो होगा 70 रुपीज। ये होगा आपका नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल्स अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। अब इस ट्रेड पेबल्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? ट्रेड पेबल्स में सॉरी यहां पर क्रेडिटर है, क्रेडिटर आएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स में ओपनिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग बिल्स पेबल आएगा। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स में क्लोजिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग बिल्स पेबल आएगा। डिवाइड करेंगे 2 से। और अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी एक साइड की इंफॉर्मेशन है, जैसे सपोज करिए कि ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है आपके क्वेश्चन में और ओपनिंग बिल्स पेबल गिवन है, लेकिन क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप यहां पर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। किसी भी अगर एक साइड के पोर्शन की इंफॉर्मेशन होती है तो वहां पर 2 से डिवाइड नहीं किया जाता है। यह ध्यान रखना है कि जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की इंफॉर्मेशन है तभी आपको 2 से डिवाइड करना है। एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आपको मंथ में निकालना है कि जो भी आपने क्रेडिटर से गुड्स खरीदा हुआ है उसका पेमेंट आप कितने मंथ में कर देंगे, तो उसके लिए आपको अगर एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है और वो भी मंथ में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला पुट करेंगे। देन एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आपको डेज में निकालना है तो जो जहां पर 12 था वहां 365 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय होगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। इससे डेज में कैलकुलेट हो जाएगा, इससे मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा। देन अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से आपको क्या क्या निकालना है? पहले तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो निकालना है, देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है, देन एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो निकालना है, एवरेज पेबल पीरियड निकालना है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालना है। 5 या 6 रेशोस हमको यहाँ फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। टोटल सेल दी है, मींस ये टोटल सेल ऑफ फॉर द ईयर दिया हुआ है। कैश सेल गिवन है आपके क्वेश्चन में, सेल्स रिटर्न गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, डेटर्स में ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दोनों हैं, इन्वेंटरीज जो है ओपनिंग इन्वेंटरीज गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंटरीज दोनों गिवन है। देन परचेज गिवन है आपके क्वेश्चन में, कैश परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न गिवन है, क्रेडिटर्स एंड का गिवन है और बिल्स पेबल क्या है, एंड का गिवन है। तो ये दोनों एंड के गिवन है, ओपनिंग का कुछ भी नहीं है, तो आपको यहां 2 से डिवाइड नहीं करना है जब आप एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालेंगे, क्योंकि दोनों एंड की इंफॉर्मेशन है और जब एंड और ओपनिंग दोनों की इंफॉर्मेशन होती है तब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी भी एक पोर्शन की इंफॉर्मेशन है तो आपको सिर्फ वही अमाउंट ले लेना है, मींस इन दोनों को प्लस करके आप ले लेंगे तो जो 1,40,000 आएगा वही एवरेज ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसका कुछ भी नहीं करेंगे आप,
देन करंट एसेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटी भी है, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए काम में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब हम वन बाय वन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है यहाँ पर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, कॉर्फो लिख रहे हैं। तो अब कॉर्फो तो दिया नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, आपने चेक कर लिया है कहीं पर कॉर्फो मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आरएफओ, मतलब नेट सेल में से आपको क्या माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट सेल भी आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो नेट सेल या आरएफओ कैसे निकलेगा, टोटल सेल जो आपके क्वेश्चन में गिवन है 1,75,000, उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न, तब आएगा आपका 1,65,000 रुपीज का नेट सेल। ये 1,65,000 रुपीज का नेट सेल आ गया। ये जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां आप 1,65,000 लिखना है अब हमको। और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 10,000, तो 1,65,000 में से 10,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया तो हमारा कॉर्फो कैलकुलेट हो जाएगा, और कॉर्फो का अमाउंट आ गया 1,55,000। ये हमने कॉर्फो निकाल लिया है, मींस हमने ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंटरी आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंटरी भी गिवन है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, तो ये आ जाएगा आपका 15,500। अब ये देख लेते हैं कि ओपनिंग इन्वेंटरी 10,000 है और क्लोजिंग इन्वेंटरी 21,000 है कि नहीं। तो ये ओपनिंग इन्वेंटरी है आपके क्वेश्चन में 10,000 रुपीज की और क्लोजिंग इन्वेंटरी है 21,000 रुपीज की, ये मिल रही है आपको। तो ये हमने निकाल लिया है। और अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 1,55,000 हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपने निकाला। और एवरेज इन्वेंटरी जो है आपका वो आ चुका है 15,500, तो ये डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया 10 टाइम्स। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका आंसर आया था 1,65,000, वो हमने भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अभी हमने देखी थी करंट एसेट्स हमारे पास 15,000 है और करंट लायबिलिटी 10,000 है। तो 15,000 में से क्या किया हमने, 10,000 माइनस कर दिए, तो 5,000 रुपीज की वर्किंग कैपिटल आ गई। और 1,65,000 जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइड इक्वल करने के बाद ये पूरा आ गया आपका 33 टाइम्स। आपकी करंट एसेट्स 15,000 थी और करंट लायबिलिटी 10,000 थी, ये हमें यहां से पता चला था। ये आपको यहां देखेंगे तो 15,000 करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी 10,000। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड, हमारा जो रेशो कैलकुलेट करना है वो है ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसेबल। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ उधार में जो भी गुड्स सेल किया गया है उसको बोला जाता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, तो क्रेडिट आरएफओ बोल रहे हैं हम इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट मतलब उधार। तो जो टोटल आपने आरएफओ निकाला ना, वो गिवन कितना था आपको, टोटल आरएफओ था कितना, 1,75,000 जो टोटल सेल थी। उसमें से आपको क्या करना है, कैश सेल और सेल्स रिटर्न दोनों को प्लस करके, कैश सेल और सेल्स रिटर्न दोनों को हम प्लस कर लेंगे और आरएफओ जो हमारी नेट सेल है उससे माइनस कर देंगे। तो कैश सेल क्वेश्चन में गिवन थी 35,000, सेल्स रिटर्न था 10,000, दोनों को प्लस कर लिया हो गया 45,000 और टोटल सेल है 1,75,000। तो माइनस करने के बाद 1,30,000 आया, ये आपका हो गया क्रेडिट आरएफओ, मींस उधार सेल आ चुकी है। अब एवरेज ट्रेड रिसेबल निकालना है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसेबल और ओपनिंग ट्रेड रिसेबल में ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल रिसेबल आते हैं और क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल में क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल रिसेबल आते हैं डिवाइडेड बाय
टू, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन है। आपके क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है जिसमें डेटर्स गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, आप चाहे तो देख सकते हैं। ओपनिंग डेटर्स, ये डेटर्स का बैलेंस है, ओपनिंग डेटर्स है 8,000, क्लोजिंग डेटर्स है 12,000, और ये सेल दी थी 1,75,000, कैश सेल दी थी 35,000 रुपीज, और सेल्स रिटर्न था 10,000 रुपीज। ये आपके क्वेश्चन में गिवन था। अब हम यहां पर आते हैं, तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया, 1,75,000 में से 35,000 की जो हमारी कैश सेल है और 10,000 रुपीज का क्या है हमारा सेल्स रिटर्न, दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया क्रेडिट आरएफओ। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर था 80,000 का और क्लोजिंग डेटर्स था 12,000 का, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये आ गया 10,000 रुपीज एवरेज, क्योंकि 80,000 सॉरी ये 8,000 है, 8,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ 20,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10,000, तो 10,000 रुपीज का क्या आ गया, ये आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो निकालेंगे, तो ये हमारा नेट जो क्रेडिट आरएफओ है वो कितना आ चुका है, 1,30,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 10,000 आया, तो ये जो आंसर बना वो 13 टाइम्स आ गया। देन एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको निकालना है कि आपको अपने डेटर से कितनी जल्दी पैसा रियलाइज्ड हो जाएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है कि ये डेज में निकालना है या मंथ में निकालना है, तो ये हमेशा डेज में कैलकुलेट ना करते हुए आप इसको मंथ में कैलकुलेट करेंगे, मतलब आपको 12 लेना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, टीआर, टीआर का मीनिंग क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितना आया था, वो 13 आया था, तो 12 में 13 से डिवाइड कर देना है, तो 0.92 मंथ आ जाएगा। इसको हम लगभग लगभग एक महीना बोल सकते हैं। तो एक महीने में आपके डेटर से आपको आपका अमाउंट मिल जाने की उम्मीद है। देन इसके बाद हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो में आते हैं, तो यहां पर क्रेडिट सेल था, यहां पर नेट क्रेडिट परचेस हो जाएगा, जो भी उधार खरीदा हुआ है डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेस कैसे निकालेंगे, तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार वाला परचेस निकालना है आपको, तो टोटल परचेस में से आपको कैश परचेस लेना ही नहीं है, क्योंकि तो आपको तो उधार की जरूरत है, तो कैश परचेस और परचेस रिटर्न नेट करने के लिए हमेशा परचेस रिटर्न काम आता है, और टोटल से अगर हम कैश को हटा दें तो जो रिमेनिंग बचता है वो होता है क्रेडिट। तो हमने टोटल परचेस में से कैश परचेस और परचेस रिटर्न दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दिया, तो हमारे पास टोटल परचेस क्वेश्चन में गिवन था 8,50,000 और कैश परचेस था 80,000 और परचेस रिटर्न था 40,000, तो 1,20,000 को 8,50,000 से माइनस किया तो नेट क्रेडिट परचेस 7,30,000 आया। एवरेज ट्रेड पेबल में इस बार हम 1 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स की इंफॉर्मेशन होगी तभी आपको 2 से डिवाइड करना है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में किसकी इंफॉर्मेशन थी, सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर्स था और क्लोजिंग बिल्स पेबल था, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,20,000 और क्लोजिंग बिल्स पेबल का अमाउंट है 20,000, तो दोनों को प्लस किया तो 1,40,000 जो आया वो हुआ आपका एवरेज ट्रेड पेबल। इसलिए हम यहां पर 1 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम एक साइड की इंफॉर्मेशन मालूम है। आप चाहे तो 1 से डिवाइड ना भी करें तो भी चल जाएगा, दोनों को प्लस कर लें। आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लोजिंग क्या था, ये क्रेडिटर्स गिवन था एंड का 1,20,000 रुपीज और बिल्स पेबल गिवन था 20,000 रुपीज, तो ये केवल क्लोजिंग था, इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों को प्लस करके एवरेज ट्रेड पेबल निकाल रहे हैं। अब इसके बाद है ना ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो निकाल रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हुआ है वो हुआ है नेट क्रेडिट परचेस, जो हमने निकाल लिया है वो आ गया है 7,30,000 और एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गया 1,40,000, तो डिवाइड करने के बाद 5.21 आया, ये हमारा हो गया ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो 5.21 टाइम्स। अब एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आपको निकालना है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको मंथ में निकालेंगे, तो मंथ का फॉर्मूला पुट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो,
तो मंथ हो गए 12 और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो आया 5.21, तो डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2.3 मंथ। मीनिंग हुआ कि 2.5 मंथ में आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे। देन हमारा लास्ट रेशो है और वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, देन उसके बाद ऑपरेटिंग रेशो, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, देन नेट प्रॉफिट रेशो, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। टोटल 5 रेशोस हमको करने हैं इस टॉपिक में। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको नेट सेल भी बोलते हैं। ये क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट मार्जिन को, कि प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कितना परसेंट है। मींस कि हमारी जो सेल अगर बढ़ रही है तो जीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट बढ़ रहा है। जितना बड़ा या जितना हाई ये रेशो होगा उतनी कंडीशन कंपनी की अच्छी होगी। ये रेशो हमें ये बताता है। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो दो कॉस्ट को मिलाकर बनती है। एक होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तब आता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये शो करता है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डेट द ऑब्जर्व बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट। मींस कि हमारी जितनी कॉस्ट कम होगी सेल बढ़ेगी। ये हमको ये परसेंट बताता है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी कम होगी उतना, मतलब ये रेशो जितना कम आएगा उतनी ही बेटर कंडीशन उस फर्म की या उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या बताता है? ये इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल। ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो हमारी नेट सेल है उसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये हमको इस रेशो से पता चलता है। एंड इंक्रीज इन रेशो ओवर द प्रीवियस पीरियड शो इंप्रूवमेंट। अगर ये रेशो पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमारी सिचुएशन लास्ट ईयर से इंप्रूव हुई है। नेट प्रॉफिट रेशो क्या बताता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है किसकी? बिजनेस की, कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर कितना है, कि अगर आप इतनी सेल कर रहे हो तो आप इतना नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ये बताता है। ये रेशो जितना हाई होगा उतनी बेटर कंडीशन उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड अपने बिजनेस में लगाया है। मींस जो भी ओनर होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी प्रोपराइटर होते हैं बिजनेस के, वो कितना पैसा कैपिटल के फॉर्म में लगाने के बाद कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये रेशो हमें ये बताता है कि हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। अगर हम इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, मींस हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये रेशो हमें बताता है। दिस रेशो इज आल्सो गुड मेजर टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मतलब इस रेशो से हम अपनी फर्म के अंदर का और दो फर्मों के बीच का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल बोलते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉर्फो, जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं। अगर हम सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे बनाया जाता है? ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? employees benefit expenses, depreciation and amortization, office expenses, administrative expenses, selling and distribution expenses। इन सब expenses को मिलाकर ऑपरेटिंग expenses आते हैं। इन ऑपरेटिंग expenses को जब हम cost of revenue from operation में प्लस कर देते हैं तब आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ये 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशो। जो भी आपने ये ऑपरेटिंग रेशो निकाला हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग रेशो है 70%, तो 100% में से अगर आप 70% माइनस कर देते हैं तो आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 30%। ये एक फॉर्मूला इसका बनता है। और दूसरा चाहे तो आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है वो भी आप फॉर्मूला यहां पर देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस ये वाले, ये जो हमने पूरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए हैं ये। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करना है आपको, अदर ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करना है और माइनस कर देना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। देन एक और फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कि आरएफओ में से आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देना है। आरएफओ मींस जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो भी आपकी नेट सेल है, उसमें से आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो माइनस कर देनी है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बनती है, वो बनती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को प्लस करने के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट बनती है। देन इसके बाद हम नेट प्रॉफिट पर आते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा, अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल में से आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट माइनस करोगे। तो नेट सेल में से आपने कॉस्ट माइनस कर दी तो आगे आपका जीपी, और जीपी के बाद उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका जो आएगा वो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर। तो अगर आप सेल में से सीधे सीधे ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर रहे हो और माइनस कर रहे हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस करना है आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इससे भी आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। देन नेट प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन में से कोई भी फॉर्मूला आप पुट करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको लाइबिलिटी अप्रोच से निकालना है तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेप्ट, और इस डेप्ट में क्या क्या आएगा, इस डेप्ट में आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दूसरा अगर आपको एसेट्स अप्रोच से निकालना है तो जो भी आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, है ना, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, ये सब आपका ना लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो, तो ये सब नॉन करंट एसेट्स को आपको प्लस करना है। और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है कि करंट एसेट्स में से आपको माइनस कर देना है करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, आप ये वाला फॉर्मूला भी कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लगा सकते हो कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम कि आपको ना क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशो निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। एक हमने कंप्लीट क्वेश्चन लिया है जिसमें हम 5 रेशो कैलकुलेट करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन में आरएफओ गिवन है, मींस नेट सेल दी है 5 लाख रुपीस की, ये डेटा आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको कॉर्फो गिवन है 3,50,000 कॉस्ट गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 20,000 और नेट प्रॉफिट गिवन है 25,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख रुपीस। सब कुछ गिवन है आपके क्वेश्चन में। अब आते हैं हम सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो आप कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल में से कॉर्फो मींस कॉस्ट को माइनस कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि आपकी जो नेट सेल है वो कितनी है, 5 लाख रुपीस है, ठीक है। और कॉर्फो ये गिवन है 3,50,000 रुपीस, ये गिवन है। तो आपने ये माइनस कर दिया तो आपका जीपी कितना आ गया, 1,50,000। अब जीपी इंटू 100 किया तो 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आरएफओ, आरएफओ कितना है 5 लाख रुपीस है, तो ये आ गया 30%। देन ऑपरेटिंग रेशो निकालते हैं अब हम। तो ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कैसे आएगी,
तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉर्फो भी गिवन है आपको 3,50,000 रुपीज का, ये गिवन है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है 20,000, दोनों को प्लस करके हम क्या निकाल लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई इंटू 100 पता ही है हमको, और आरएफओ भी गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस का, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 74%। अब आते हैं हम इसके बाद थर्ड रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय आरएफओ। आरएफओ तो आपको पता है 5 लाख रुपीस है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं मालूम है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी आप पीछे अभी निकाल चुके हैं 3,70,000 है, ये आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ये निकाली थी आपने। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ चुकी है 3,70,000, तो ये लेस कर दिया, तो ये आ गया आपका 1,30,000 रुपीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, इसके बाद है ना आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं। तो 1,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आ गया 26%। देन नेट प्रॉफिट रेशो निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन था 25,000 इंटू 100, और आरएफओ भी गिवन था 5 लाख, तो ये आ गया 5%। देन उसके बाद है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लास्ट है ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, जो कि आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन था और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो बिफोर इंटरेस्ट है, टैक्स है या डिविडेंड है, तो वो बिफोर ही एज्यूम कर लिया हमने इंटू 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपके क्वेश्चन में गिवन थी 2 लाख रुपीज, आप देख सकते हैं ये 2 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो लास्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो ये डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 12.5%। ये हमारा आंसर आ गया 12.5%, ये आ गया हमारा 5%, और ये आ गया हमारा 26%। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।